कर्तव्य पथ। जी, ये जो आप देख रहे हैं ये वही कर्तव्य पथ है जिसकी चर्चा पिछले दिनों पूरी दुनिया में थी। आखिर क्या बदला इस कर्तव्य पथ पे? क्यों इसका नाम किया गया कर्तव्य पथ? क्या ज़रूरत पड़ी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम बताते हैं। आपको अपने प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसका पल पल एहसास कराने का नाम ही कर्तव्य है। और इस पथ पर जब आप 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पे आप चलेंगे, चाहे राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, तो हर एक कदम आपको इस कर्तव्य का एहसास कराएगा। जी, ये वही कर्तव्य पथ है। कभी राजपथ के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन अब वो इतिहास बन चुका है। राजपथ यानी राजाओं के लिए पथ। अंग्रेज़ी हुकूमत जब यहाँ पर थी, जब हमारा देश, जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो इसे उन राजाओं के नाम से जाना जाता था, राजाओं के लिए चलने वाली जगह। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण कर इसे राजपथ किया गया। तब से यह नाम चलता रहा। उनके सम्मान में कहें या नए नाम का कोई सुझाव न जाने की बात कहें या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, लेकिन अब यह कर्तव्य पथ बन चुका है। कहते हैं नाम बदलने में क्या जाता है, लेकिन नाम बदलने में एक एहसास होता है, एक जिम्मेदारी होती है, और वही जिम्मेदारी, वही एहसास आपको यहाँ पे कराएगा। इसकी खूबसूरती सिर्फ इसका नाम ही नहीं बदला गया है। यहाँ की खूबसूरती जब आप पहले आए होंगे इंडिया गेट और अभी अगर आप घूमने आते हैं, तब आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ये सड़क के दोनों तरफ जो लाइटें लगी हैं उसे में बदलाव किया गया है। जो वॉकिंग ट्रैक आप देख रहे हैं जहाँ पे ये सफाई चल रही है, झाड़ू लगाने का काम चल रहा है, उसे बनाया गया है। टाइलें लगाई गई हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं ताकि आप यहाँ आएँ तो एक खूबसूरत नज़ारा ही आपको न दिखे, आपको एक कर्तव्य का भी एहसास हो। ये राष्ट्रपति भवन है। जी, ये वही राष्ट्रपति भवन है जहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पे निवास करते हैं। और यहाँ से इंडिया गेट सीधे उसकी दूरी 3.5 किलोमीटर की है। जब यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए जब आप इसका चलेंगे, यहाँ पर हुए उन बदलावों को देखते हुए, उसे समझते हुए चलेंगे, तो आपको ये दूरी कब तय कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए इंडिया गेट, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जिसकी ये जो आपके ये नज़दीक से दिख रहा है 3 किलोमीटर दूर है। जी, ये 3 किलोमीटर दूर है। और इस पर चलने का जो एहसास है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़, लोगों की जो भीड़ है, जिस तरीके से पर्यटकों का हुजूम है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की हुए बदलाव को लेकर के लोग कितने रोमांचित हैं। लोग क्या महसूस करते हैं, क्या समझते हैं इस बदलाव से, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दिल्ली ही नहीं, देश भर से लोग यहाँ आए हुए हैं, एक एक चीज़ को देखना चाहते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, और मौसम भी इनके साथ में है। ऊपर बादल छाया हुआ है, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग हैं, प्रेमी युगल हों, व्यक्ति हो, अपने परिवार के साथ हो, हर कोई यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ है। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो घास की हरियाली है वो कितनी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन इसको किया गया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। जब आप इन पर नज़र दौड़ाएंगे तो इसकी खूबसूरती आपकी आँखों को बहुत सुकून पहुँचाएगी। आपको मैं उसी कर्तव्य पथ पर लेके चल रहा हूँ। साथ ही आसपास बने उन सभी चीज़ों के हुए बदलाव को भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो उसमें नया क्या है। इस कर्तव्य पथ में उन बदलाव नाम के साथ आखिर क्या बदला, ये खूबसूरती बदली। देखिए बारिश का पानी ठहर न जाए, इसलिए ये काम चल रहा है, हुजूर काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये पूरे 3 किलोमीटर की दूरी लगभग 10 मिनट में पूरी कराऊंगा। और आप देखेंगे कितने खूबसूरत तरीके से एक बगल से एक ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक एक निकला है, जिस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। आखिर आप कहेंगे जो ये सीधे इंडिया गेट की तरफ ले जाने के बजाय इस तरफ जाने की ज़रूरत क्यों हुई। आप देख रहे हैं जिस तरीके से दोनों तरफ की हरियाली वेल मेंटेन पूरी तरीके से, इन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारियों की मेहनत है। ये कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं। पेड़ हैं, कितने व्यवस्थित तरीके से उनको सजाया गया है। जो हरियाली है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, आपको पूरी तरीके से आकर्षित करके रख रहा है। और इसी की चाहत लिए
दिल्ली ही नहीं, देश भर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंडिया गेट पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है इंडिया गेट पहली बार कोई आ रहे हैं या इंडिया गेट के बारे में कुछ नई जानकारी लेने, पहले भी आते थे। और आप देख रहे हैं जो बदलाव है, जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं नौका विहार के लिए जो झील बनाए गए हैं, लेक बनाए गए हैं, वहाँ पे जो ब्रिज बनाया गया है आप देख लीजिए। इस ब्रिज से होते हुए आप पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप देखिए दोनों तरफ पानी है और इसमें नौका विहार भी कर सकते हैं, आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। हालांकि उसकी व्यवस्था उस तरफ है, दूसरी तरफ की गई है जो राष्ट्रपति भवन के करीब है। और जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो शास्त्री भवन की बिल्डिंग है। ये जो नहर है, ये जो झील है, ये आप जो देख रहे हैं ये आपको पूरे इंडिया गेट के पास तक लेके जाने वाली है। और दोनों तरफ इस लेक के दोनों तरफ भी वॉकिंग ट्रैक हैं। अगर आप मेन रोड की तरफ से इंडिया गेट के सीधे सामने अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ के जो वॉकिंग ट्रैक बनाए गए, इन लेक के किनारे किनारे होते होते हुए भी आप इंडिया गेट आराम से पहुंच सकते हैं। देखिए अभी भी विस्तार का काम चल रहा है। आपको रोड पर चलती हुई गाड़ियों से बचने के लिए, आपके साथ किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए जगह जगह सब्वे भी बनाए गए हैं। ये वही सब्वे है जी। आप यहाँ से होते हुए आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। रोड क्रॉस करने के लिए आपको जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये व्यवस्था यहाँ नहीं थी, ये बनाया गया है, ये सब्वे है। और यहाँ से आप अंडरग्राउंड होते हुए निकल सकते हैं। यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, उसे भी मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा जो आखिर उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये खूबसूरती, ये आँखों में समा जाने वाली खूबसूरती, आपके जहन को सुकून देने वाली एक खूबसूरती, एक वो जो यहाँ पे किया गया है उसमें सिर्फ सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं, यहाँ के कर्मचारियों का एक समर्पण भी दिखाता है। जो विज़न है उसको पूरी तरीके से लागू करने में जो यहाँ के कर्मचारियों ने जो पसीने बहाए हैं वो इसमें दिख रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसका जो निर्माण किया गया, जब इसे बनाया गया तो, और इसका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन किया उस वक्त एक बड़े भव्य लेवल स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। और अब आप देख रहे हैं ये फूल पौधे लगाए गए हैं, घास भी है। तो इस तरीके से एकदम व्यवस्थित तरीके से वो घास, और उसको समय समय पर उसके जो कटाई है उसका काम किया जा रहा है। लाइटें हैं उसका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। और जो विभागीय अधिकारी हैं उन लोगों का कहना है कि यह नियमित रूप से चलेगा, ऐसा नहीं है कि इसको अभी चालू किया गया है तो तत्काल के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसका रखरखाव किया जा रहा है, नहीं, इसे स्थायी तौर पर किया जाएगा। और जगह जगह वो व्यवस्था भी की गई है, आपके बैठने के लिए वो जगह बनाई गई है, आपके घूमने के लिए वो जगह बनाई गई है। और आप घूमते हुए यहाँ का नज़ारा देखते हुए, और पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो इंडिया गेट है उसके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। वो पहले उस मूर्ति में जो वजनदार कितनी मूर्ति है वो 65,000 किलो की मूर्ति है, 6 फीट चौड़ी मूर्ति है। और उसको तेलंगाना के खम्मम जगह से लाया गया था यहाँ पर इस पत्थर को, और उसके बाद उसको तराश करके नेताजी की मूर्ति के रूप में उसको तैयार किया गया। उसके बाद यहाँ पे स्थापित किया गया, जिसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आप देख रहे हैं ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से तमाम जगह पे, हर जगह पे एक कट पॉइंट बनाया गया है। हर लेक पे इस तरीके से ब्रिज की व्यवस्था की गई है, एक पुल की व्यवस्था की गई जिसको देखते हुए आप पार कर सकते हैं, उसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हरियाली और पूरे रखरखाव के साथ वेल मेंटेन्ड हरियाली जो है ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पहले आपको नहीं दिख रही थी और इस तरह की व्यवस्थित तरीके से नहीं था। और इसका पूरा श्रेय जाता है तो केंद्र सरकार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, इस कार्य में जुटे हुए उन सभी कर्मचारियों को जाता है, अधिकारियों को जाता है। और आप इंडिया गेट घूमने के लिए आते हैं तो सिर्फ इंडिया गेट ही ना घूमें, सिर्फ राष्ट्रपति ही ना घूमें, भवन ही ना घूमें, यहाँ तो उन तमाम जगहों को भी घूमें और उसका आनंद जरूर लें। तो आइए इंडिया गेट और देखिए वो किस तरीके से, ये देखिए ये खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया गेट पर दिखेगी। इसका जो सुकून है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और उसे जब आप आएंगे तभी महसूस कर सकते हैं।
27 सितंबर 1797 को एक ऐसा शायर आगरा में पैदा हुआ जिसे दुनिया मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानती है। गालिब को पढ़ने लिखने का ही नहीं, शायरी का शौक़ बचपन से ही था और यही वजह थी कि वो जब भी मौका मिलता था तो शेर व शायरी के जैसे कार्यक्रम में शिरकत होना नहीं भूलते थे। खुद शायरी लिखने भी लगे थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ और बचपन ननिहाल में गुजरा, लेकिन माता पिता के इंतकाल के बाद वो अपने चाचा के साथ रहने के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में 13 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी 11 साल की थी, जिनका नाम उमराव बेगम था। वो दिल्ली के ही बल्ली मारान की रहने वाली थी और गालिब की हवेली, जिन्हें आप जानते हैं, वो भी पुरानी दिल्ली में ही है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और यही गालिब की हवेली है, जहाँ हर पर्यटक आता है और गालिब को जानता है, समझता है और उनके महसूस करता है उनसे। आप इन गलियों में देखेंगे गालिब की यादें हैं, गालिब की पूरी जानकारी है और उनकी पत्नी के बारे में आप जानकारी देखिए, जो उमराव बेगम जो उनकी पत्नी थी, उनसे 7 बच्चे हुए और दुर्भाग्य ये है कि हर बच्चे का इंतकाल हो गया, एक भी जीवित न रहा। गालिब की पत्नी उमराव शायरी से कोसों दूर रहती थी। गालिब की लिखी हुई शायरी उन्हें बिल्कुल पसंद न थी, उन्हें कोई भी शायरी पसंद न थी और इस बात की शिकायत गालिब को भी रहती थी, जो उन्होंने कभी भी, उनकी पत्नी ने उनकी शायरी की कभी तारीफ़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की गालिब की लेखनी पे। समय बीतता गया और इस तरीके से गालिब का ज़माना, गालिब तो जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी जो शायरी है, उनकी जो रचना है, वो आप देख रहे हैं। ये आप म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया उनकी हवेली को, और ये पांडुलिपि है। और इस हवेली में आप अगर आते हैं तो घूमने के लिए, तो यहाँ पे वो तमाम चीज़ें गालिब से जुड़ी हुई यादें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे उनके उपयोग किए हैं, उनके यूज किए हुए कपड़े हों, उनकी किताबें, उनकी लिखी हुई वो किताबें हैं, पांडुलिपि है, उनके उपयोग किए हुए बर्तन हो। ये आप देख रहे हैं जो बर्तन, ये सुराही, किस तरीके से वो उसमें खाना बनाते थे, किस तरीके से खाते थे। खाने के ही बड़े शौकीन थे गालिब, ये मैं आपको बताऊंगा और आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो किस तरीके से आप देख रहे हैं, जो उनके खाने के मामले में वो किस तरीके इतने शौकीन थे। और ये हवेली इनकी थी। और देखिए ये शतरंज, ये गालिब का जो है, उनके शौकीन, गालिब के शौक़ ही थे और वो अपने शौक़ के लिए ही अपनी शर्तों पे रहे, किसी की नहीं सुनी। और ये देखिए, बस एक दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। बहुत गूढ़ बातें थी और गालिब की बातें गालिब को ही समझ में आती थी कि उनके मतलब क्या थे, क्योंकि उनके कहने के मतलब को आसान नहीं था समझना। और हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से उनकी उस लेखनी को अपनी समझ के हिसाब से समझता है। और उनकी चीज़ें, उनकी कही हुई शायरी, उनके अर्थ, उनके मायने आज भी उसी तरीके से महत्वपूर्ण है। ये चौसर, जो गालिब क्या उपयोग करते थे, किस तरीके से थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और गालिब को खाने के बड़े जो शौकीन थे, मैंने आपको बताया था। ये आप देखिए उनके, जो गालिब खाने में क्या पसंद करते थे, सब्जी से लेकर के और गोश्त, सिरका, आम, क्या क्या गालिब को खाना पसंद था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। एक चीज़ है, जो शायर प्रेमी है, गालिब के प्रेमी है। गालिब का प्रेमी हर उम्र का है, हर उम्र के लोग हैं यहाँ पे। आप किसी उम्र में गालिब को नहीं बांट सकते हैं, हर उम्र के लोग। और यही वजह है जी, आप जो देख रहे हैं, जो पर्यटक हैं यहाँ पे, ये युवा हैं और गालिब को समझने के लिए आए हैं, गालिब को जानने के लिए आए हैं, जिन्हें वो किताबों में सब जानते हैं, जिनकी शायरी को वो सुनते हैं हर रंगमंच से, हर मंच पे उनके गायली हुई शायरी लोग जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। उन चीज़ों को जानने के लिए आए हैं कि आखिर वो गालिब क्या थे। ये देखिए, जो आज की पीढ़ी है भी, वो अगर 1797 में पैदा हुए गालिब को जानने के लिए यहाँ पर अगर मौजूद है, तो ये वाकई में गालिब का अंदाज़ बयां अलग था, कुछ खास तो था जो गालिब को और शायरों से अलग करता था। तमाम शायर हुए, लेकिन गालिब जैसा कोई नहीं। आप यहाँ पे एक बच्चे से भी पूछ लें इस पुरानी दिल्ली में आकर के, जो गालिब की गली जाना है मुझे,
तो गालिब की गली तो कहीं की गालिब की गली तो पूरी यहाँ से शुरू होती है। अब गालिब की हवेली के लिए, और ये देखिए अब गालिब की हवेली भी कहेंगे तो आपको छोड़ के आएगा, और उनकी उस हवेली वाली गली को ही गालिब की गली भी कहा जाता है। और ये गालिब की वंशावली है, जो किस तरीके से कौन के वंशज, किस तरीके से उनके परिवार में कब कौन से साल में कौन थे, उसके बाद कौन हुए, फिर कौन हुए, और गालिब की पूरी वंशावली आप यहाँ पर देख सकते हैं, गालिब को जान सकते हैं। और जब आप दिल्ली घूमने आते हैं तो तमाम जगहों को, लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, लोटस टेम्पल हो, कालका जी मंदिर हो, कुतुब मीनार हो, तमाम जगहों पे आप घूमते हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण है गालिब। और ये बाहरी इलाका है, हालांकि रख रखाव और थोड़े से संरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ की संकीर्ण गलियों में जो चीज़ें हैं उनको संजोने की पूरी कोशिश है, और गालिब की गली का अपना अंदाज। दोस्तों, आप अगर दिल्ली घूमने के लिए आते हैं तो सबसे पहली नज़र जो आपकी जाती है वो इंडिया गेट घूमने पे जाती है। आपके अंदर एक कौतूहल, एक उत्साह रहता है कि इंडिया गेट घूमने जाना है। और अब आप अगर इंडिया गेट घूमने आते हैं तो आपका उत्साह और आपका इंडिया गेट आने का जो उद्देश्य है वो कई गुना ज़्यादा होने वाला है। वजह, पिछले दिनों यहाँ की खूबसूरती का जिक्र पूरी दुनिया भर में था। नए तरीके से बनाया गया राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है, और इंडिया गेट जो है उससे 300 मीटर के सामने दूरी पे जो एक खाली छतड़ी दिखती थी, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। ये मूर्ति बेहद खास है, जो इंडिया गेट से ठीक सामने आप देख रहे हैं। अभी जो मैं आप देख रहे हैं इंडिया गेट के बीचों बीच जो जगह आपको दिख रही है, एक छतरी सी बनी हुई है, एक मूर्ति रखी हुई है। वो मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। इस मूर्ति की बात हम करें तो ये 28 फीट ऊंची मूर्ति है, 6 फीट चौड़ी है, और 65,000 किलो की मूर्ति है। ये इस मूर्ति का वजन है 65,000 किलो का। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया गेट पे भीड़ है, मौसम इतना सुहावना हो रखा है, क्लाउडी वेदर है। इसमें जो दूर दराज से लोग घूमने आए हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है। यहाँ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी घूम रहे हैं, और अपने अपने तरीके से सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इंडिया गेट। मूर्ति के बारे में विशेषता हम आपको थोड़ी देर में उसके पास लेके चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे। फिलहाल मैं इस इंडिया गेट की बात में करूँ तो ये आप देख रहे हैं जो किस तरीके से इंडिया गेट के पास लोग खड़े होकर के और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, अमर जवान ज्योति पहले यहाँ पर प्रज्वलित होती थी, जो आपको आप देखिए। अब ये जो सेंटर है जहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं जो ये सफाई जो हो रही है, यहाँ पे कभी अमर जवान ज्योति होती थी जो 24 घंटे प्रज्वलित होती थी। और अब जो नेशनल युद्ध स्मारक बनाया गया है, यहाँ से बस पास ही है, लगभग 500 मीटर की दूरी पे, वहीं पे इसे स्थापित किया गया है। और वहाँ पे जो भी जवान 24 घंटे रहते हैं, अमर जवान ज्योति जो है वो प्रज्वलित हो रही होती है। और चूँकि वो युद्ध स्मारक है और हमारे जो जवान तमाम युद्धों में जो शहीद हुए उनकी याद में वो बनाया गया है, इसलिए वहाँ पे उसको स्थानांतरित किया गया। और ये आप देख रहे हैं इंडिया गेट के चारों तरफ का परिसर जो आप देख रहे हैं, कितने खूबसूरत तरीके से इसको बना दिया गया है। पहले जो है जो ये खूबसूरती तो पहले भी थी, लेकिन जिस तरीके से इसके चारों तरफ फूल लगाए गए हैं, फूल के पौधे लगाए हैं, घास को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। ये इंडिया गेट आप देखिए, और इस पर जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे उन सब के नाम अंकित हैं। और आज़ादी से पहले के वो सभी जवान थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे। उस वक्त भारत हमारा जो अपना देश है वो गुलाम हुआ करता था और अंग्रेज़ों के अधीन था। इस वजह से जो सैनिक थे वो गए थे और उनके ही नाम यहाँ पे अंकित किए गए हैं। और ये इंडिया गेट का परिसर है। मैं आपको धीरे धीरे नेताजी की मूर्ति के पास लेके चलता हूँ। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ से जो मौसम का आनंद है वो यहाँ के पर्यटक उठा रहे हैं। दिल्ली आसपास से ही नहीं, जो दूर दराज जो दिल्ली के दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, उन सभी का भीड़ यहाँ पे है। और आप देख रहे हैं उनका आना यहाँ पर सफल हो गया क्योंकि मौसम उनके साथ है, सुहावना मौसम यहाँ पर आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे नेताजी की मूर्ति के पास मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और आप देख रहे हैं जिस तरह छतरी नुमा ये मूर्ति है, इसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे पहले ये खाली जगह हुआ करता था। और आज़ादी से पहले की बात मैं आपसे करूँ तो वहाँ पे जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश हुकूमत के जो अधिकारी थे उनकी मूर्ति हुआ करती थी। और बाद में इसको शिफ्ट किया गया
और शिफ्ट करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति को कोरोनेशन पार्क है पास में ही, वहाँ पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ पे अभी भी ये मूर्ति है जॉर्ज पंचम की, लेकिन और उसके बाद से ये जगह पूरी तरीके से खाली होता था। और बाद में आप देख रहे हैं जो जनवरी के महीने में 23 जनवरी की बात मैं करूं तो उस दिन ये मूर्ति के होलोग्राम का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब यहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति जो लगाई गई है, इस पत्थर की खासियत है कि ये 65,000 किलो तो है ही। इसको तेलंगाना से लाया गया है। तेलंगाना में जो हमारा राज्य है अपने देश का, उसका खम्मम एक जगह है, वहाँ से इसको लाया गया और विशेष ट्रक से पत्थर को लाया गया। यहाँ पे ला करके जो सॉलिड पत्थर है उसको लाया गया, यहाँ पे तराशा गया और तराश करके इस मूर्ति का निर्माण किया गया। इसको नेताजी के रूप में इसको तैयार किया गया है। ये आप देख रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और विभिन्न देशों में जाकर के उन्होंने जो वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन सब से मुलाकात कर भारत के लिए आवाज़ बुलंद की, अपनी फ़ौज तैयार की, अपनी सेना संगठित की थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी वो जो है अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है और हम सभी को उस पर गर्व है। और आप देख रहे हैं पर्यटकों की भीड़ और ये देखिए 300 मीटर की दूरी है ये इंडिया गेट और नेताजी की मूर्ति, जो ये बिल्कुल 300 मीटर है। और आप यहाँ आते हैं तो आप देख रहे हैं रात के समय में, मतलब शाम के समय में आप आते हैं, शाम में तो यहाँ पे लाइट भी है। आप देख रहे हैं जो दोनों तरफ से जो है लाइट की व्यवस्था की गई है, इस पर लाइट जलती है और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है बेहतर तरीके से। और ये आप देख रहे हैं जो है किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। पूरे रखरखाव के लिए लोग हैं यहाँ पे, सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुँचा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और अपने तरीके से घूमते हैं। तो आप अगर इंडिया गेट आते हैं, दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर घूमें और नए तरीके के इंडिया गेट के एक नए स्वरूप का देखें और हमारे देश के नेताजी का दर्शन करें। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी बावली से आज रूबरू करवाते हैं जिसमें कभी लबालब पानी भरा हुआ होता था, लेकिन आज ये बावली पूरी तरीके से सूख चुकी है। और सिर्फ ये बावली सूखी ही नहीं है, कहा जाता है कि यह भूतों का बसेरा हो गया है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में भूत रहते हैं, जिन्न रहते हैं, जिन्नात रहते हैं और लोग यहाँ पे अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए आते हैं। इस बावली को देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब इस बावली में हम पहुँचे तो लोग चारों तरफ से इसमें पूजा कर रहे थे, फूल पत्तियाँ चढ़ा रहे थे और हर आदमी इस बावली की तरफ डर भरी निगाह से देख रहा था। चारों तरफ लोग, आपको ये देखिए किस तरीके से ये रास्ता है, चारों तरफ से घेर लिया गया है इसे और ग्रिल से घेरा गया ताकि अंदर कोई जा ना सके। सुरक्षा कारणों से ही नहीं, लोगों के अंदर एक डर जो है दीपावली में जाने के बाद लोग जाता है और उसे अजीब सी भयानक चीज़ें महसूस होती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर से उसका शरीर कांपने लगता है। ये बावली है फिरोज़शाह कोटला के किले के अंदर। बरसों पहले जब यह इसका निर्माण किया गया था, जो 1354 ईस्वी में जब फिरोज़शाह तुगलक का शासनकाल था, उस वक्त पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन समय के साथ जब तुगलक वंश का अंत हुआ, मुग़ल वंश का अंत हुआ और धीरे धीरे ये बावली जो है कभी पानी पीने की प्यास बुझाने के लिए जो काम आती थी, वो भूतों का बसेरा बढ़ गया, जिन्नातों का बसेरा हो गया। लोग यहाँ आते हैं, इसको देख सकते हैं आप। ये चारों तरफ से बनी सीढ़ी नुमा ये बावली किस तरीके से है और इसके अंदर जाते ही, इसके देखते ही आपको डर लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ रास्ते हैं, अंदर जाने के ये रास्ते हैं और इसमें सीढ़ी नुमा है। ये अंदर गहराई काफ़ी है। उसमें लोग कहते हैं जो अंदर जाके कोई दिन में भी अगर चला जाए तो वहाँ अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं। रात में इसके अंदर जाने की हिम्मत तो कोई नहीं जुटा पाता है। ये नज़ारा है जिसे आप देख रहे हैं, अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं, सिहरन हो जाती है। आप वहाँ कोई भी आदमी अकेला इस आसपास नहीं बैठता। इस बावली की तरफ चेहरा करके बैठने की हिम्मत तो कोई नहीं जुटा पाता है। आप देख रहे हैं जो किस तरीके से लोग इसकी इसकी तरफ पीठ करके ही बैठते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे, पूजा भी करते हैं, फूल पत्तियाँ प्रसाद सब चढ़ाते हैं
लेकिन यहाँ पे बैठ कर के कोई समय बिताना मुनासिब नहीं समझता। ये सुनसान पड़ी हुई बावली है। इसके चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो किस तरीके की स्थिति है। हालांकि आप पुराने इतिहास की संरचना की तरफ आप अगर जाते हैं तो यह बेहद खूबसूरत है। इसकी जो बनावट की गई है वह काफ़ी खूबसूरत है। भविष्य को देखते हुए है। पानी को किस तरीके से संरक्षित रखा जाता है, कैसे गंदगी से, बाहरी चीज़ों से बचा के रखा जा सकता है। पानी पीने वाले के लिए एकदम स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है, एकदम स्वच्छ जल मिले, इसकी पूरी व्यवस्था उस वक्त की गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया और ये खंडहर में तब्दील हो गया। और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। यहाँ खड़े होकर के आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये रास्ता है। कई सारे रास्ते इसके अंदर जाने के बनाए गए हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, क्योंकि अजीब सी चीज़ें होती हैं। लोग अजब से सिर्फ यहीं से नहीं, अगर आप यहाँ जो महसूस करते हो अपने घर भी चला जाए तो उसे अजीब सा महसूस होता है। देखिए जो इस यहाँ पर आते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ये पेड़ आप देख सकते हैं, जो इसकी आहट और इसकी महसूस आप कर सकते हैं किस तरीके से इसको बताइए। यहाँ पर जो दृश्य है आपकी रूह को कँपा देगा। ये बावली है, ये फिरोज शाह कोटला जो किला है उसके अंदर बनाया गया है। और इस तरीके से बाहर निकलने का ये रास्ता है। इस रास्ते पर भी देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं ये किस तरीके से आप आते हैं तो अपनी हिम्मत को जुटाकर ज़रूर देखने की कोशिश करें, क्योंकि रोमांच भी है। बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें। Hold behind your chin. बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। Hold the handrail. कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें। Hold behind your chin. बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। Hold the handrail. कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें। Hold behind your chin. बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। Hold the handrail. कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें। Hold behind your chin. बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। Hold the handrail. कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें। Hold behind your chin. बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। Hold the handrail. कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें। Hold behind your chin.
your feet within the yellow line. पैर को पीली रेखा के अंदर रखें और ध्यान रखिए बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। कहाँ है? कृपया हाथ को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैर को पीली रेखा के अंदर रखें और ध्यान रखिए बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें और हाथ रखिए बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। Hold the handle. कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें और ध्यान रखिए बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। Hold the handle. कृपया हैंडल को पकड़ कर रखें। Keep your feet within the yellow line. पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि फिरोज शाह किले का निर्माण तुगलक वंश के शासक
फिरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इस किले के अंदर महान सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। इस स्तंभ को यहाँ पर स्थापित करने के लिए फिरोज़ शाह तुगलक ने 3 मंजिला की इमारत का भी निर्माण करवा दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि यह स्तंभ हरियाणा के अम्बाला जिले के टोपाड़ा गांव से लाया गया था। दरअसल फिरोज़ शाह तुगलक ने 2 स्तंभ लाए थे। एक स्तंभ जो राव तुलाराम अस्पताल आप देख रहे हैं उसके पास लगाया गया, जिसे वो मेरठ से लेकर के आया था। और यहाँ जो स्तंभ लगा है वो स्तंभ अम्बाला ज़िले के टोपाड़ा गांव से लाया था, जिसकी पूरी जानकारी आप देख रहे हैं शिलापट पर है। जो ये स्तंभ को कब लाया गया, कैसे लाया गया था, और उससे भी विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पिरामिडीय आकार ये इमारत जो बनी हुई है 3 मंजिला इमारत है, इस पर लगा हुआ स्तंभ जो है वो 13 मीटर पूरा ऊंचा है। जिसके ऊपरी भाग को हम देखें तो वह 65 सेंटीमीटर और निचला भाग जो है वो आपका 97 मतलब 97 सेंटीमीटर है। उसको कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, उस पर किस तरीके से सिंह की कलाकृतियाँ बनाई गई थी। एक गुंबदकार का निर्माण किया गया था, लेकिन वक्त के साथ वो जर्जर हो गया, वो टूट करके बिखर गया। लेकिन यह स्तंभ आज भी खड़ा है और आप ये देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ये पूरी जानकारी के साथ जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है शिलापट पे। आप अगर आते हैं इस किले में घूमने के लिए तो ये पूरी जानकारी आपको मिलेगा। और अब हम आपको दिखवाते हैं वो स्तंभ जिसे फिरोज़ शाह तुगलक ने यहाँ पर लगवाया था। और इसको लगवाने के लिए 3 मंजिला इस इमारत का निर्माण करवाया था। इस इमारत के अंदर नीचे दूसरे हिस्से पर, दूसरे मंजिलों पर बाकी और भी चीज़ें होती थी। बहुत सारे उनके उपयोग की जो चीज़ें हैं वो सारी गतिविधियाँ भी यहाँ होती थी। लेकिन इसके ऊपरी हिस्से पर यह स्तंभ लगाया गया था। और इतिहासकारों की माने उनकी बात को, और उस समय के जो खास करके तुगलक कालीन जो थे, उनका जो फिरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल था 1354 ईस्वी से शुरू हुआ था। और इस इमारत का निर्माण उसने 1356 ईस्वी में करवाया था। उसी वक्त ये स्तंभ को लाया था। इसको ख़ास तौर पे उसने अपनी निगरानी में मंगवाया था। जो कितने लोग लेकर के आएंगे, इसको किस तरीके से लेके आएंगे, क्या व्यवस्था होगी, ये पूरी व्यवस्था उसके द्वारा ही तय की गई थी। किसी और की जिम्मेदारी उसने नहीं सौंपी थी। यह सब उसे इतना पसंद आया था और उस वक्त उसने इतनी रुचि ली थी। जो सम्राट अशोक हैं उनका जो शासनकाल था 274 से 236 ईस्वी पूर्व का था। ईसा के जन्म से पूर्व के समय को ईस्वी पूर्व कहा जाता है, जो BC बिफोर क्राइस्ट आप जानते हैं, उस वक्त का है। तो उसे धरोहर के रूप में यहाँ पे ला करके उसने लगवाया था। और इस इमारत में प्रवेश के लिए भी कई सारे द्वार लगवाए गए थे। हालांकि पुरातत्व विभाग ने हाल में सभी द्वार के सभी दरवाज़ों पे ग्रिल लगवा दिए हैं सुरक्षा कारणों से, ताकि कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से अंदर न चला जाए, किसी भी गलत गतिविधि को अंजाम न दे, कोई गैर कानूनी काम न हो। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी संरक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बदलते समय के साथ ये पूरे किले की एक मान्यता बदल गई। जो फिरोज़ शाह तुगलक का ये किला है, उसे इस पूरे किला को हम बात करें तो इसे गायब पीर के नाम से भी जाना जाने लगा। ये गायब पीर जिसकी मान्यता ये होने लगी कि यहाँ पर आकर के अगर आप अपनी मिन्नतें मांगते हैं, अपनी अर्जियाँ आप लगाते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में दिखाया था, जो किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अपनी अरदास पूजा करके और अपनी मिन्नतें मांगते हैं। और उनकी मान्यता यह है कि रात में जिन्नात आते हैं और आपस में बैठ कर के जिन्नातों की एक पंचायत यहाँ जमती है और सभी की मांग पूर्ति की जाती है, मांगों पर विचार किया जाता है। और इसी के अब विश्वास के साथ लोग यहाँ आकर के अपनी अर्जियाँ लगा के जाते हैं। ये जो आप 3 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी फूल पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं, पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यताएँ बढ़ती गई, लोगों की मुरादें पूरी होती गई और आस्था, अंधविश्वास जो वो आस्था में बदलता चला गया, कि विश्वास में बदलता चला गया। और ये आप देख रहे हैं, मैं आपको इस किले के जो ये इमारत है, इमारत के चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो किस तरीके की नक्काशी होती थी, किस तरह की संरचना की गई थी, कितने चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया था। आज ये गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा है ये इमारत। लोग आते हैं, पर्यटक दिल्ली जो घूमने आते हैं, उनको इस किले के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि जब हज का महीना होता है उस वक्त काफ़ी गुलजार हो जाता है, क्योंकि हज जाने से पहले लोग निजामुद्दीन औलिया आते हैं, वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं
लेकिन उससे पहले रात यहीं गुजारते हैं और यहीं पर पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये इस किले का बाहरी हिस्से का नज़ारा है। आप इसके नीचे एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बनाया गया है, लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो लोग आते हैं यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं, कीमती वक्त गुजारते हैं, एक सुकून का पल गुजारते हैं। काफ़ी शांत जगह है और इसके ठीक पीछे एक रिंग रोड है। जो आप सीधे चले जाएंगे तो कश्मीरी गेट की तरफ जाएंगे, आप ITO की तरफ से आप आते हैं तो, और इन रास्तों को मिलाते हुए पूरी दिल्ली का चक्कर लगाता है। ये आप अगर इस किले के अंदर आना चाहते हैं इस रिंग रोड के माध्यम से, तो आप अगर ITO की तरफ से आ रहे हैं तो राजघाट से आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा लेफ़्ट लेकर के, फिर आपको फिरोज शाह कोटला का जो स्टेडियम है उससे आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा और लेफ़्ट लेकर के सीधे आप आएंगे 200 मीटर की तरफ तो सामने आपको एक प्रवेश द्वार मिल जाएगा। अगर आप ITO की तरफ से आते हैं तो आपको ITO से राइट लेना पड़ेगा फराज बहादुर शाह जफर मार्ग पे। आगे जा कर के आपको जब आप खूनी दरवाज़ा को क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको U-टर्न लेना पड़ेगा। U-टर्न लेने के बाद फिर आपको बाईं तरफ ये किला दिख जाएगा। इस किले में आप अगर आप घूमने के लिए आप आते हैं तो पुरातत्व विभाग की तरफ से भारतीयों के लिए 25 रुपये के टिकट निर्धारित किया गया है और अगर कोई विदेशी पर्यटक हैं तो उनके लिए 250 रुपये का है। और जो लोग हैं यहाँ पे दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। जुमेरात जो गुरुवार का दिन होता है वो काफ़ी यहाँ पे धार्मिक मान्यता के लिए काफ़ी मशहूर है। लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं और अपनी मन्नतें करते हैं। लोग घूमते भी हैं और पर्यटकों के लिहाज से हम बात करें तो अभी पर्यटक के नज़रिए से ये काफ़ी इतिहास, रोचक इतिहास तो इसने अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग बाकी जगहों की तुलना में यहाँ कम पर्यटक आते हैं। जिस तरीके से लाल किला के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर, हुमायूं के मकबरा के अंदर पर्यटक आते हैं, उसकी तुलना की हम बात करें तो यहाँ पे उनकी संख्या काफ़ी कम है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ से परिसर है और ये वही स्तंभ का के बिल्डिंग के आसपास का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीदों के सम्मान में सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने जब इस गाने को गाया था तो सभागार में उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू छलक गए थे। उन्हीं शहीदों के सम्मान में इस वार मेमोरियल की स्थापना की गई। यहाँ पे चीन, पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में शहीदों की सम्मान में इसका निर्माण किया गया है। कुल 13,300 शहीद सैनिकों के नाम यहाँ के पत्थरों में अंकित किए गए हैं। इसका 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को यह समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया, लेकिन इसकी मांग 1960 से ही सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही थी कि शहीदों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक की स्थापना की जाए, कि युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाए। लंबे समय से चली आ रही इस मांग की पूर्ति हुई। 3 साल पूरा होने के बाद 2022 में उस मसाल को भी यहाँ पे स्थापित कर दिया गया जो इंडिया गेट पे जलता था। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें किस तरीके से वो मसाल अभी भी प्रज्वलित हो रहा है, जो हमारे शहीदों के सम्मान के लिए प्रज्वलित होता रहता है। वहाँ पे 24 घंटे सेना के जवान उनके सम्मान में खड़े रहते हैं। उनकी ड्यूटी भी बदलती रहती है। एक निर्धारित समय होता है, उतने समय तक सम्मानित रूप में खड़े रहते हैं, उनको सम्मान, अपने शहीदों को सम्मान देते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें बदलाव होता है, एक दूसरा जवान वहाँ पे आता है, वह सम्मान मुद्रा में खड़ा होता है और पहले से जो वहाँ पे खड़ा है जवान वो अंदर आ जाता है। ये प्रकरण 24 घंटे चलते रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो जिन भी देशों के साथ युद्ध हुए, जहाँ पे भी युद्ध हुए, चाहे वह कारगिल युद्ध हो, सियाचिन युद्ध हो, सभी के की जानकारी यहाँ पर है। उसमें शहीद हुए लोगों, जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो किस बैच के थे, किस लेवल के अधिकारी थे, किस लेवल के जवान थे,
वो सभी के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनमें अपनों के जो यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, उनके अपने यहाँ पे शहीद हुए हैं। कई बार हमने ऐसी फ़ोटोज़, ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जो माता पिता घूमने के लिए आते हैं और अपने बच्चों को देख करके यहाँ पे उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यही इस स्मारक मेन है। और ये दिख रहे हैं सेना के जवान हैं जो वहाँ पे खड़े होकर के सम्मान देख रहे हैं, जो दे रहे हैं। लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर चुके जवानों को जानते हैं, समझते हैं। दिल में एक देशभक्ति का जज्बा बढ़ाते हैं। जो किस तरीके से हम जो चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं, निफ़िक्र होकर के हम अपने शहरों में, अपने गाँव में, सड़कों पे घूमते हैं, उसमें शहीद हुए इन जवानों का खून शामिल है। सेना पर जब डटे हुए, चाहे वह -25 डिग्री टेम्परेचर में जवान खड़े होकर के अपनी करते हैं, या फिर 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर के आप राजस्थान के जैसलमेर जैसे इलाकों में खड़े होकर के वहाँ पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उन सम्मानों के लिए। ये जो आप देख रहे हैं शिलापट, इन सभी जगह पे उनके नाम हैं। और उससे पहले एक शिलापट बनाया गया है जो दर्शाता है, जो यहाँ पर जो आगे जो आप पत्थरों पे इनके नाम जो अंकित किए गए हैं, वो कौन से युद्ध में शहीद हुए थे, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। और ये वो स्मारक है, यही वो स्मारक है जो आपको गर्व की अनुभूति देता है। ऊपर भारत का प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह ऊपर आप देख रहे हैं, स्मारक है। बीच में वो दीप प्रज्वलित हो रहा है जो कभी इंडिया गेट पे प्रज्वलित होता था, और उसे ही यहाँ पर स्थानांतरित किया गया क्योंकि यह शहीदों के सम्मान में यह दीप प्रज्वलित होता है। और युद्ध स्मारक जब चूँकि यहाँ बनाया गया तो 3 साल बाद इसे भी स्थापित करने और इसे भी स्थानांतरित करने के लिए दूसरी जगह यहाँ पर शिफ्ट करने की बात सरकार के मन में ख्याल आया। और यह काफ़ी अच्छी पहल मानी जा रही है, क्योंकि आप अपने देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके सम्मान में आप जो भी कहें, जो भी करें, वह कम है। उसके लिए आपके पास शब्द नहीं है। यह आपको गर्व की अनुभूति दे रहा है। आप अगर महसूस करते हैं उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को, तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। यह एक कॉरिडोर है जो चारों तरफ से आप अपने देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरती से एक अपने देश के उन जवानों को जानने, समझने और के लिए और उनको महसूस करने के लिए आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। उन शहीदों को महसूस करके, उनकी कुर्बानियों को जानकर आपका सीना गर्व से तो चौड़ा होगा ही, आपकी आंखें भी भर आएंगी। जो किस तरीके से उनके बलिदान, उनके संघर्ष ने हम लोगों को चैन की नींद दी है। हम सुकून से अपने घरों में अपने परिवार के साथ सोते हैं, लेकिन इन्हें अपनों से मिलने के लिए पता नहीं होता है। जो जब वह छुट्टी से घर आते हैं या घर जाने के लिए छुट्टी होती है, उससे पहले वह कौन सी सुबह उनकी आखिरी होगी, उन्हें पता नहीं होता है। क्योंकि आतंकवादी हमले, घुसपैठिए, दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनके द्वारा घात लगाया जाता है और हमारे जवानों के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, यह गंगा सागर की लड़ाई का जिक्र है। यहाँ पे शिलापट में पूरी तरीके से जानकारी अंकित की गई है जो आप देख रहे हैं, और किस तरीके से उस लड़ाई में जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने जान लगाए, और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। हम किस तरीके से दुश्मनों को खदेड़ने में, उनको भगाने में सफल हुए, उनमें कितने जवान शहीद हुए थे, इन सभी की जानकारी है। किस तरीके से हमने उनके बंकरों को नष्ट किया, उनको नस्तानाबूद किया, दुश्मन देश के छक्के छुड़ाए, उनके जो दुश्मन देश के जो सिपाही हैं उनको हमारे जवानों ने किस तरीके से मौत के घाट उतारा, और इसमें हमारे जवानों ने भी कुर्बानियाँ दी। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से दूसरे की लड़ाई की है। यह उसी तरीके से हर जगह पर, हर ये कॉरिडोर में जगह जगह पर संकेत किया गया है। देखिए किस तरीके से शहीद जवान हैं, एक जवान शहीद है लेकिन दूसरा देश की रक्षा के लिए किस तरीके से दुश्मनों पे गोलियां चला रहा है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना, वह सोचे बिना कि हमारे साथ जो एक साथी आया था वह शहीद हो चुका है और हम भी कभी न कभी शहीद हो सकते हैं, इसकी परवाह किए बिना वो अपनी जान
की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है। सत्यमेव जयते यह सभी सेना के प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा। और इस तरीके से गर्व करिए अपने देश पे जिन्होंने आपको यह जाने के लिए ऊपर में जाकर आपको टिकट कटा के आना पड़ेगा। एक टिकट में आप कितने बार सफर करेंगे?
ওটাতে আছে, ওটা জিজ্ঞেস করলাম ঠিক আছে थोड़ा বেরিয়ে তাহলে অত সাইড বেরিয়ে ওই